राहुल गांधी फिर से विदेश गए हैं। ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका में जाकर फिर कुछ ऐसा बोला कि देश में बवाल मच गया है। भाई, बवाल मच गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर चर्चा करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। 8 से 9 अगले 1 घंटे देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और हां, जब विदेश में हो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और कुछ इस तरह का हो जाए तो भी बताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले बात आज राहुल गांधी की ही करेंगे। मोदी, बीजेपी, आरएसएस पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने चीन की तारीफ कर दी और भारत की तुलना में चीन की तारीफ की तो बीजेपी के नेता गरमा गए हैं। खूब हंगामा हो रहा है, विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपकी चिंता है, आपको परेशान नहीं होने देंगे। आपका शहर जिला बनने वाला है, परिसीमन आयोग बन गया है। विस्तार से खबर बताएंगे, सब कुछ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात नक्सलवाद की करेंगे। नक्सलियों के गढ़ में आर्मी आ रही है, जानना चाहते हैं कब आ रही है, पूरी खबर क्या है, तो जुड़े रहिएगा और सीधे मुद्दे की बात देखते रहिएगा। आर्मी की एंट्री हो रही है नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले अबू झमाड़ में। चौथी खबर में बात भिलाई में हुए बुलडोजर एक्शन की करेंगे। कई दर्दनाक तस्वीरें आई हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो एक दुकान में लूट मच गई, लोग दुकान से जूते चुरा कर भागने लगे, दिखाएंगे, बने रहिएगा। पांचवी खबर में आपको अंबिकापुर हादसे की खबर बताऊंगा। एल्यूमिनियम प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है और आपको पता है लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। छठवीं खबर में बात छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश से आई तबाही की करेंगे। इतनी बारिश हो रही है कि नेताजी बहने लगे हैं, तस्वीर आई है इसीलिए कह रहा हूं, बहते नेताजी को दिखाएंगे। सातवीं खबर में आपको आकाशीय बिजली से हो रही मौतों का आंकड़ा बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में 2-3 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई है आसमानी बिजली से। और जाते जाते चोर की कहानी बताऊंगा, ग्वालियर से आई है, गर्लफ्रेंड के लिए चोरी करता था, गजब हाल है, गर्लफ्रेंड ही रोक लेती। चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं। और पहली खबर क्या है, मेड इन चाइना को लेकर इंडिया में बवाल हो गया है। मेड इन चाइना को लेकर इंडिया में वही मतलब विवाद हो गया है। राहुल गांधी आजकल खूब चर्चा में हैं और विदेश जाते हैं तब तो ऐसे ही खूब चर्चा में आ जाते हैं। क्यों आते हैं चर्चा में? कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि देश में हलचल मच जाती है। फिर से राहुल गांधी ने अमेरिका में बहुत बोला है, इतना बोला है कि हंगामा हो गया है देश में। और बीजेपी तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, कह रही है देशद्रोह का मामला है, देशद्रोह का। राहुल गांधी ने क्या कहा है पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back made in China. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment. नौकरी रोजगार पर बोल रहे थे, बोलते बोलते कह दिया भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं और भारत में रोजगार की दिक्कत है। अब भारत की तुलना में चीन की तारीफ कर दी तो बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। पूरे देश के बीजेपी नेता, मंत्री, सांसद राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाने लगे। बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। देखो यार, तुम India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have. और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में लगातार भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को खराब करने में लगे हुए हैं। कि भारत की छवि के बारे में या भारत के बारे में बात करना है तो पूरा पक्ष तो दीजिए, नहीं तो ये उन पर एक आरोप लगेगा कि भारत की छवि को खराब करने के लिए वो विदेश जाते हैं। ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की
निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे। जो बोल रहे हैं राहुल जी विदेश में, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा। आए देश के गरीबों, तुम इस रेखा के ऊपर मत आना। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई, ये कहीं से उचित नहीं। आप तो एलओपी भी हैं। अब राहुल गांधी जी का चरित्र हमको नहीं समझ में आता है। अरे घर के अंदर जितना लड़ाई लड़ना है लड़ो ना, कम से कम देश के बाहर जाकर तो देश का गुणगान करो। आप एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हो कि बाहर जाते हो देश के और देश को गाली देते हो। अब चीन का गुणगान करेंगे तो घमासान तो होगा ही। बाहर जाकर क्यों बोलना देश की तरक्की के बारे में? राहुल गांधी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बोल रहे थे। स्टूडेंट से बात करते हुए राहुल गांधी ने भारत में रोजगार पर बोला, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका से एक बार फिर आरएसएस को लेकर भी बोला है। इस पर भी हंगामा मचा हुआ है। वो बयान भी सुन लीजिए कि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने क्या सुनाइए। Huge problem in the education system is the ideological capture. So, most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. ऐसा नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी का विदेश दौरा विवादों में आया है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने विदेश में कुछ ऐसा बोला है जिसको लेकर देश में घमासान हुआ है, यहां बवाल मचा हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने पिछले साल मार्च में लंदन में भी जाकर भारत, आरएसएस और भारत के लोकतंत्र को लेकर बोला था। तब भी खूब हंगामा हुआ था। वो बयान भी सुन लीजिए जब विवादों में आए थे राहुल गांधी। सुनाइए। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. लंदन में भी राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर बोला था। तब भी संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा मचा था। राहुल गांधी माफी मांगो के खूब नारे लगे थे संसद। विदेश में भी इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत में वाकई लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका में एक पत्रकार ने अमेरिकी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया। तब अमेरिका ने क्या कहा था भारत को लेकर, वो भी सुन लीजिए। सब बयान के बाद हुआ था। सुनाइए क्या कहा था। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। भरोसा नहीं तो दिल्ली जाकर देख लें। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सबको बता दिया। इसके अलावा अमेरिका की ही एक संस्था है जिसने इस मुद्दे पर रिसर्च भी किया है। उस रिसर्च में क्या निकला है वो भी विस्तार से बता देता हूं। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में 31 ताकतवर देशों में डेमोक्रेसी को लेकर एक सर्वे किया। लोगों से पूछा कि क्या वो अपने यहाँ के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। इस सर्वे में भारत को दूसरा स्थान मिला। 77% लोगों ने कहा कि वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट है। ना तो संविधान खतरे में है और ना ही लोकतंत्र। जबकि इसी सर्वे में महज 31% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि वह अपनी डेमोक्रेसी से खुश हैं और 68% ने कहा कि वो खुश नहीं है। ये आंकड़ा है सर्वे का जो मैं आपको बता रहा था। अब ये सर्वे भारत का तो नहीं है, अमेरिका ने खुद कराया है। उसी अमेरिका ने जहां राहुल गांधी ने बोला है अब लोकतंत्र कितना खतरे में है भारत में ये तो बता दिया। अब राहुल गांधी के चीन में रोजगार वाले बयान पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन में रोजगार की दिक्कत नहीं है। इस पर भी बीजेपी ने जवाब दिया। सुना दीजिए।
और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। ये विश्व अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 17% पहुंच चुका है और भारत आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर हम लीडर बन चुके हैं। सो राहुल गांधी, अगर आप पूरी स्पीच को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट एमओयू है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए देखते हैं, ना कि भारत के साथ। मतलब समझ रहे हैं राहुल गांधी जी, चीन की हालत ठीक नहीं है। चीन के हालिया बेरोजगारी आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2024 में चीन में बेरोजगारी दर 17.4% थी, जो रिकॉर्ड के करीब है, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है। और थोड़ा पीछे ले चलें, विस्तार से बताते हैं किसी भी मुद्दे पर। आप जानते ही हैं, साल 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में बेरोजगारी दर 4.8% थी, जबकि चीन में यही दर 5% थी। साल 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 4.2% थी और चीन में बेरोजगारी दर 4.7% थी। मतलब समझ गए, सीधे मुद्दे की बात यही है कि चीन में बेरोजगार ज्यादा हैं। बस इसीलिए राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है, दिखा दीजिए। आपका शहर जिला बनने वाला है और चेहरा किसका लगा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। और नक्शा और मैप भी आपको दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का। पूरी खबर क्या है ये बता देता हूं। मध्य प्रदेश में रहते हैं तो जान लीजिए कि आपका शहर भी क्या जिला मुख्यालय से दूर है? आपका भी जिला मुख्यालय से दूर है, नहीं जा पाते, दिक्कत होती है, तो परेशान मत होइए। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपकी चिंता है, इसीलिए मध्य प्रदेश में जल्दी नए जिले बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के भीतर जिलों का नक्शा बदलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिले नापने के लिए परिसीमन आयोग का गठन भी कर दिया है और अब से थोड़ी देर पहले ये आदेश भी जारी हो गया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। जब जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। तो संभाग, जिले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य एसीएस लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। मतलब समझ गए, आपको दिक्कत ना हो। आप जिस गांव में रहते हैं, संभाग में रहते हैं, वहां से नजदीकी जिला कौन सा पड़ता है, वहां से जोड़ने के लिए सीएम साहब ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। सरकार ने सभी संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दिया है। परिसीमन आयोग क्या करेगा वो भी जान लीजिए। इस आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा। करीब 1 साल तक ये काम करेंगे। इसके तहत संभागों, जिलों में जाकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। परिसीमन आयोग नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए अनुशंसा करेगा, फिर आयोग रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंप देगा। परिसीमन की लगातार मांग हो रही थी। सरकार ने परिसीमन का जिम्मा रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव को दिया है। कहा जा रहा है कि 2026 तक उनके नेतृत्व वाली टीम जिला, तहसील, संभागों के सीमांकन का काम साल 2026 तक पूरा कर लेगी। मामले पर रिटायर्ड आईएएस वेद प्रकाश क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए जरा उन्हें। परिसीमन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव परिसीमन की बात है, जहाँ तक जिले और संभाग की सीमाओं को निर्धारित करने की बात है, ये डिमार्केशन करके जिलों को नए सिरे से गठित करने की बात है। और ये डिलिमिटेशन विधानसभा लोकसभा वाली बात नहीं है, वो अलग उसकी प्रक्रिया होती है। और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी जब चाहे ये कर सकती है।
प्रदेश में जिलों की संख्या फिलहाल 55 है। जिला मुख्यालयों और सरकारी काम करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यही वजह है कि सरकार जिलों की सीमा को नए सिरे से तैयार करने का फैसला किया है। सरकार ने पूरे मामले पर विपक्ष सरकार की मंशा पर शक करने लगा है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है शक करना। आज तक किस विपक्ष ने कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार? जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया कि अगर परसीमन सियासी हुआ तो जनता से न्याय नहीं होगा। सुना दीजिए जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, सुनाइए। बात यह है कि ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन उस भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक पुट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा। अब ये तो विपक्ष के नेता हैं, शक करेंगे, शक करना भी चाहिए। इस पर पूरा अपडेट हम अपने सहयोगी श्याम सिंह तोमर जी से ले लेते हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और विपक्ष के लोग हैं। श्याम जी, आप दुखी मत रहा करिए। मैं आपको जब स्क्रीन में ऐसे देखता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। गंभीरता नहीं चाहिए, मौज में सारी बातें करनी है। कौन कौन से जिले वाले और कस्बे वाले खुश हो जाएं, और जो ये राजनीति हो रही, क्या इन्हें शक करना चाहिए? श्याम जी, देखिए ज्ञानेंद्र जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए वाकई बड़ी पहल है और एक तरह से ऐतिहासिक पहल है। ऐतिहासिक पहल इसलिए है कि अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो देवास को ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर। देवास का जो खाते गांव है जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर पर है। ऐसे में लोग परेशान होते हैं। ऐसे कई जिले हैं और कई जो है ऐसे संभाग भी हैं जो बहुत छोटे हैं, 3-4 जिलों से ही बना दिए गए। तो कहीं ना कहीं परिसीमन की ज़रूरत थी, उनको रीस्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत थी ताकि लोग परेशान ना हो। तो ये बड़ी पहल जनता के लिए है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक सुधार भी होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार के लिए अगर कलेक्टर जिला मुख्यालय पर ही बैठा रहेगा तो बाकी जो तहसीलें हैं वहाँ क्या करेगा, वहाँ कैसे व्यवस्था संभालेगा, इसलिए भी रिस्ट्रक्चर जरूरी है। दूसरी बड़ी बात विपक्ष को लेकर आपने कही, विपक्ष का काम ही हमलावर रहना है, विपक्ष का काम है असंतुष्ट रहना है, तभी चीज़ें ठीक होती हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष वही कर रहा है, सवाल संदेह जो है उसके हैं अपने, लेकिन सरकार साफ गोई से कह रही है कि इस काम को हम बखूबी करेंगे और 1 साल में करेंगे। आप देखिए सुबह मुख्यमंत्री ने कहा और शाम को जो है सदस्य की जो है पदस्थापना हो गई। इसकी तो दिल खोलकर तारीफ करना चाहिए, इसकी तो दिल खोलकर तारीफ करना चाहिए। श्याम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस पे शक सुबह नहीं होना चाहिए। जब ना हो काम तब फिर शक करिए, आलोचना करिए। आप ठीक कह रहे हैं, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दूसरी खबर की ओर जाऊंगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि विपक्ष को अच्छे कामों में साथ भी खड़े होना चाहिए और सवाल संदेह दूर कर देना चाहिए, क्योंकि जनता की बात है ज्ञानेंद्र जी। जनता को अगर सुविधा मिलती है तो विपक्ष को साथ होना ही चाहिए। क्या बात है, अच्छा क्लोज किया आपने कि जनहित का मामला है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। जनहित का मामला है और जहां जन का हित हो उसे देख लेना चाहिए। चलिए अगली खबर क्या है भाई? नक्सलियों के गढ़ में आर्मी आ रही है। ये तो खुशखबरी है यहां के लिए, लेकिन क्या करेगी? पूरी खबर जानना चाहते हैं? आर्मी की एंट्री हो रही है कहां? नक्सलियों के गढ़ में। मार्च 2026, वो तारीख याद रखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये डेडलाइन दे दी है भाई साहब। डेडलाइन नक्सलवाद को देश से खत्म करने की, यानी कि आने वाले 17 महीनों में बहुत कुछ होने वाला है। 40 साल से देश जिस नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है, सालों से चल रहे संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी प्लानिंग कर ली है। बड़ी प्लानिंग कर ली है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसका सबसे मजबूत गढ़ है बस्तर, जहां पिछले 40 सालों से नक्सली लाल आतंक का साम्राज्य जमाए हुए हैं। नक्सलवाद के खिलाफ देश में सबसे बड़ी लड़ाई बस्तर में ही चल रही है पूरे देश में। पिछले महीने जब गृह मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर बैठक की, तब खुद ही कहा था कि देश के लगभग हिस्से से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। देश के 90% नक्सली अब छत्तीसगढ़ में ही हैं भाई साहब, छत्तीसगढ़, जिसे जल्द ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जल्दी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस लड़ाई में क्या अब आर्मी शामिल होने वाली है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खबर आई है कि अबूझमाड़ के जंगलों में आर्मी अपना ट्रेनिंग कैंप खोलने वाली है। बस्तर में आर्मी की एंट्री के क्या है मायने, आज सीधे मुद्दे की बात में इसी पर बात होगी। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। दिखाई
आर्मी का काम है बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करना, लेकिन आज देश को सबसे बड़ा खतरा है नक्सलवाद से। पिछले 4 दशकों में इस लाल आतंक ने हजारों जवानों की जान ली है। जितने लोग नक्सलवाद की वजह से सिर्फ बस्तर में मारे गए हैं उतने देश में कहीं और नहीं। बस्तर नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ है और अबू झमाड़ सबसे महफूज ठिकाना। अबू झमाड़ का मतलब है एक ऐसा जंगल जिसे बूझा ना गया हो, माफ कीजिएगा, यानी समझ गए ना आप? गोदावरी और इंद्रावती नदी के बीच मौजूद ये जंगल इतना घना है कि ना तो मुगल शासक कभी यहाँ कब्जा कर पाए, ना ही अंग्रेज इस जंगल में घुस पाए। इस जंगल का सर्वे भी आज तक नहीं हो सका है, जबकि अंग्रेजों से लेकर आज की सरकारों ने कई बार इसकी कोशिशें की। यही वजह है कि बस्तर में जैसे ही नक्सली घुसे उन्होंने इस जंगल को अपना महफूज ठिकाना बनाया। सबसे बड़े नक्सली गणपति से लेकर बसव राजू तक ने अबू झमाड़ के जंगलों को ही अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। लेकिन अब आर्मी यहां अपना ट्रेनिंग कैंप बना सकती है, इस बात की पुष्टि खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया है। सुनिए, गृह मंत्री विजय शर्मा से बात की हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने। क्या कह रहे हैं गृह मंत्री, सुनाइए जरा। मैनुअल रेंज बनाने के लिए 2009 का एक प्रस्ताव था, जो कि जगह निर्धारित है, जनोपयोगी नहीं है, इसलिए अगर आर्मी उसमें अपना ट्रेनिंग कैंप करना चाहती है तो कर सकती है ऐसा। तो उस पर एक फिर से समीक्षा उस पर की जा रही है। नक्सलिज्म के उन्मूलन के उपरांत भविष्य में ऐसी ताकतें सर ना उठा सकें, साथ ही साथ एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर इसकी आवश्यकता है। अब अबू झमाड़ में आर्मी के आने के मायने क्या हो सकते हैं ये भी समझ लीजिए। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे जिलों के दक्षिण और मध्य के इलाके में अब तक नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ थे। देश में सबसे अधिक जवानों की शहादत यहीं हुई है, यहीं इस इलाके में। लेकिन जैसे ही फोर्स इन इलाकों में अपने नए कैंप खोले, नक्सलियों ने अबू झमाड़ को एक बार फिर अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया। यही वजह है कि अब सुरक्षा बलों के मुख्य निशाने पर अबू झमाड़ है। अमित शाह का मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देने का दावा भी तभी पूरा होगा जब अबू झमाड़ में से नक्सली खत्म हो गए। अबू झमाड़ में आर्मी के ट्रेनिंग कैंप के खुलने से इस युद्ध में फोर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। भले ही आर्मी सीधे तौर पर नक्सलियों से नहीं लड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अबू झमाड़ में आर्मी की मौजूदगी से नक्सलियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। साथ ही इलाके के सर्वे के काम में भी आर्मी की मदद ली जा सकती है। फिलहाल बस्तर में अर्धसैनिक बलों के 250 से अधिक कैंप मौजूद हैं। बस्तर में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। इसके अलावा एसटीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा जैसी एंटी नक्सल फोर्सेस भी बस्तर में तैनात हैं। बस्तर में आर्मी के ट्रेनिंग कैंप के खुलने के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सरकार नक्सलवाद के खिलाफ आर्मी को सीधे मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा कि नक्सलवाद के खिलाफ सीधे आर्मी मैदान में होगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। कौन कौन है भाई, दिखा दीजिए। नितेश गर्ग हैं और एक तरफ संजय ठाकुर हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और मुझे यह बताइए कि ये जो जमीन सर्वे, ये जो काम हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना कि भाई साहब ये टारगेट है, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो ये सर्वे होके तो रहेगा नहीं, आर्मी आएगी। ठीक है, आर्मी को मैदान में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो हम बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनेगा। और क्या भरोसा कि अंतिम लड़ाई में जाइए भाई, जीत लीजिए मैदान। संजय, बिल्कुल यही बात है। देखिए, आर्मी ने लगभग 54,500 हेक्टेयर जो है एरिया मांगा है अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए। ये एरिया कितना बड़ा, इसे अंदाजा लगाइए कि रायपुर जैसे 2 शहर जो हैं इस इलाके के अंदर आ सकते हैं। यानी इतने बड़े क्षेत्र में आर्मी जो है अपना ट्रेनिंग कैंप बनाएगी, क्योंकि आर्मी बहुत ही हैवी मशीनों के साथ अपने ट्रेनिंग करती है। ऐसे में इस इलाके में जो है सोनपुर का जो इलाका है, यहाँ ये ट्रेनिंग कैंप बनेगा और इसके बाद यहाँ के आगे का जो इलाका है, जो अब तक नक्सलियों का मजबूत गढ़ था, वहां भी आर्मी की मदद हो सकता है ली जाए सर्वे कराने के लिए। देखिए, सीधे तौर पे आर्मी लड़ेगी नहीं नक्सलियों से, लेकिन जो सर्वे जैसी चीजें हैं, जो विकास डेवलपमेंट जैसी चीजें हैं, इसके लिए आर्मी की मदद ली जाएगी। और ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, जब हजारों की संख्या में आर्मी के जवान अबू झमाड़ के जंगलों के अंदर रहेंगे तो नक्सली भी कांपेंगे आर्मी के जवानों से। निसंदेह, बिल्कुल संजय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय।
जो आप बात कह रहे हैं, आऊंगा आपके पास। नीतीश गर्ग, आप गृह मंत्री से बात करने पहुंचे थे, गृह मंत्री कुछ खा रहे थे, आपको भी खिलाए कि वापस ऐसे ही चले आए आप? और दूसरी बात, कितने आश्वस्त हैं वो, और ये कितनी जल्दी हो जाएगा? कुछ ऑफ कैमरा उन्होंने बताया तो बता दीजिए। जी बिल्कुल, उन्होंने सादा और पौष्टिक खाना खिलाया, जैसा कि वो सभी के साथ बैठकर खुद खा रहे थे वही खाना खिलाया। अच्छा लगा क्योंकि उस वक्त हम भूखे थे, हमारी टीम भूखी थी, सभी ने खाना खाया। दूसरी चीज़, जिस बात की आप कह रहे हैं, गोली और बोली की नीति पर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। 3 बहुत बड़ी चीज़ें जो है गृह मंत्री ने विस्तार न्यूज़ से बताई हैं। एक तो जिसका खुलासा आपने कर दिया, 2 चीज़ें कि नक्सलवाद पुनर्वास नीति जो है वो 15 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच जो है पब्लिक डोमेन में होगी और उसमें जो है जो सारी चीज़ें होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी। और तीसरी चीज़, जो 6000 अतिरिक्त सुरक्षा बल जो मंगाने की बात है, जो कुछ बटालियन आने की खबर है, उस पर भी गृह मंत्री ने पुष्टि कर दी है। और इस पर गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है ये पटल पर आ गया है, जो आर्मी वाली समीक्षा है ये पटल पर आ गया है और अब इस पर मंथन की बात आगे चल गई है। तो बहुत जल्दी इस पर एक्शन भी ले लिया जाएगा, क्रियान्वयन कुल मिला के बहुत देरी नहीं होने वाली है। संजय उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। संजय, अपनी बात रखिए। देखिए, 2009 का प्रस्ताव था ये, इसके बाद लगातार ये टलता गया। एक बार 10 साल पहले कोंडागांव के इलाके में आके आर्मी ने अपनी कुछ समय की ट्रेनिंग की थी। अब देखिए, अमित शाह ने क्योंकि डेडलाइन तय कर दी है मार्च 2026, सिर्फ 17 महीने का समय है, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। यही वजह है कि हो सकता है इस प्रस्ताव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और ये जो अगर प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है तो एक बहुत बड़ा असर ये पड़ेगा कि अबूझमाड़ में ही अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी नक्सलवाद की। ये बात आज लिख लीजिए, क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ यही है। संजय, बड़ी बात कह रहे हैं आप। और मैं आप दोनों की तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, विस्तार न्यूज है, नीतीश गर्ग सीधे गृह मंत्री के पास चले गए थे और संजय जो है वो आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो आप कल अखबारों में पढ़ेंगे। बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये ऐसे सहयोगी हैं जो विस्तार से खबर को बताते हैं। और खासकर बस्तर से अगर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और गृह मंत्री ने कोई दावा किया हो तो इसी तरह से जड़ में जाकर खबरों को बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश गर्ग और संजय ठाकुर। कुछ भी होगा अपडेट बताते रहिएगा, जनता को दिखाते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अगली खबर क्या है आपको बता देता हूं। बाढ़ में नेताजी बह रहे हैं। कहां नेताजी बह गए हैं बताइए? नेताजी बह गए हैं, बाढ़ में नेताजी बह रहे हैं। ये तो बस्तर के नेताजी दिख रहे हैं। कहां के नेता हैं? लगातार बारिश की तस्वीरें दिखा रहा हूं। लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों से तस्वीरें सामने आई है, कई जगहों से बेहद खतरनाक और डरावनी तस्वीरें। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कहां वह हैं नेताजी, देख लीजिए। पानी में डूब गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों से तस्वीरें आई हैं। पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं, देख लीजिए मेरे बगल में। 3 तस्वीरें, तीनों तस्वीरें नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं। पहली तस्वीर बीजापुर की है। बाढ़ के चलते पानी सड़क पर आ गया है। पानी का बहाव काफी तेज था, जिसके चलते सड़क को पार करना संभव नहीं था, लिहाजा सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां रुक गईं। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, कांकेर की। भारी बारिश से शहर के बीच बहने वाली दूध नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर स्टाफ डैम के ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते शहरवासियों को बाढ़ का डर सता रहा है। तीसरी तस्वीर जगदलपुर की है। लगातार हो रही बारिश से सड़क टूटकर बह गई है। 3 साल पहले बनी ये सड़क बारिश से बीचों बीच कट गई, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। भारी नुकसान हो रहा है बारिश के चलते, भारी नुकसान हो रहा है। सुकमा में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ 3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते इंजरम में नेशनल हाईवे 30 डूब गया, जिसके चलते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा का आने जाने वाला मार्ग प्रभावित हो गया है। ये इंजरम भेज्जी एक मार्ग है। इंजरम जो है कैंप है, ये उसकी बात हो रही है। सबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते अब कॉलोनियों में भी पानी घुसने लगा है। साथ ही भारी बारिश के चलते यहाँ कई कच्चे मकान गिर गए हैं। अगला मामला कहाँ का है जानते हैं? पखांजूर का है। यहाँ स्थानीय नेता ही बाढ़ में फंस गए। तस्वीर देख लीजिए, दिखाइए भाई नेताजी कहाँ फंसे। ये अंतागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष और भाजपा नेता राधेलाल नाग हैं।
जानते हैं क्या हुआ था? नहीं जानते हैं तो विस्तार से जान लीजिए। महला गांव के पास नदी में अचानक बाढ़ आने से राधेलाल नाग बीच में फंस गए। इस दौरान राधेलाल नाग ने पेड़ पर चढ़कर अपनी किसी तरह से जान बचाई, जबकि उनकी गाड़ी नदी में बह गई। जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय विधायक विक्रम सिंह उसेंडी भी पहुंच गए। पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मिलकर राधेलाल नाग का सफल रेस्क्यू किया। जवानों ने रस्सी के सहारे राधेलाल नाग का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद भाजपा नेता हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते नजर आए। दिखाइए भाई, दिखाइए। नेता तो नेता है भाई साहब, कहीं से निकला हो, भूलता नहीं। बच गए नेताजी, अब मत जाइएगा नदी में, बह जाते हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। यहाँ भी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी लापरवाही कर रहे हैं। दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, दोनों लापरवाही की। पहली मुरैना की देख लीजिए। क्वारी नदी में रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मंदसौर की है। यहाँ शिवना नदी उफान पर है। बिल्लौद पुल पर पानी होने के बावजूद मोटरसाइकिल सवार पुल पार कर रहा था, तभी हादसा हो गया। मोटरसाइकिल समेत 4 लोग पानी में बह गए। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। देख लीजिए, दिखाइए भाई। अरे यार, ये पानी में डूब गए हैं। बताइए भाई, क्या जरूरत थी? ऐसी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? शुरू से ऐसी खबरें दिखा रहा हूं, जब से बारिश हुई बोल बोल कर दिखा रहा हूं। मत करिए लापरवाही, अपनी जान जोखिम मत डालिए। सुरक्षित रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, खुद को, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए। चलिए अगली खबर भी मौसम के मार की है। दर्दनाक खबर है, आसमान से बिजली गिरी, 15 लोगों की मौत हो गई। बताइए, 15 लोगों की जान आसमानी बिजली से हो गई। और जब बाढ़, बारिश और बादल गरजे चमके तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत तो होती है। ये सब मैं ही कर रहा हूं, आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज ही कर रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने से ज्यादा हो गया। बार बार कह रहा हूं, मौसम खराब हो तो सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिए। देश भर से आई मौसम के मार की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज बात छत्तीसगढ़ की करूंगा। यहाँ आकाशीय बिजली से ने कहर बरपाया। 2-3 दिन के अंदर 15 लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों की जान चली गई है, 15 मवेशियों की मौत हो गई। इस खबर को सुनकर परेशान हूं, दुखी हूं, व्यथित हूं। आपको पता है, इस तरह के हादसे गांव में ज्यादा होते हैं। चलिए आपको पूरी खबर बता देते हैं, पूरी खबर बता देते हैं। बालौदा बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। कितने? 7 लोगों की मौत आकाशीय बिजली से। यह हादसा मोहतरा गांव में हुआ। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए। इसके अलावा रायपुर के अभनपुर में भी 2 सगे भाई बहनों ने आकाशीय बिजली के चपेट में आकर जान गंवाई। इसके अलावा दंतेवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 जवानों की मौत हो गई है। वहीं बीजापुर में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले एक जवान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई थी। कोरबा के पचपेड़ी गांव में 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इसके अलावा जांजगीर में भी एक शख्स की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जान चली गई। कांकेर में 2 अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से 35 मवेशियों की मौत हो गई। 35 बेजुबान जानवरों की मौत हो गई और 5 मवेशी भी घायल हो गए। ये पूरी घटना सिर्फ 2 से 3 दिन की है, 2 से 3 दिन की। शुरुआत बालौदा बाजार से करते हैं। एक ही गांव के 6 लोगों ने जान गंवा दी और एक शख्स बगल के गांव के थे। एक साथ 7 लोगों का परिवार उजड़ गया। मोहतरा गांव में जब एक साथ 6 लोगों की चिता जल रही थी तो हर आंखें नम थीं। गांव में चीख चिल्लाहट की गूंज थी। जहां इतना बड़ा हादसा हुआ वहां गांव का हाल जानने हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी खुद पहुंचे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, जहां दर्द है वहां हम। परिवार वालों का क्या हाल है, गांव का क्या मंजर था, ये रिपोर्ट देखिए अनमोल तिवारी की और समझिए।
स्वयं बच्चे लोग को मजदूरी करके पहुँचता था सर। बहुत ही दुखद घटना है। पापा के लिए चटनी पीस रही थी, खाना खाएंगे ऐसे करके, तो वहाँ जाके देखी तो ये पूरा छिला गया था और उसका कपड़ा जल गया था। मेरे पापा मेरा सहारा था, मैं किसको पापा बोलूंगी। दोनों लड़का ला कुछ नहीं है घर में। हम बता नहीं सकते हमारी तकलीफ। पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है, चाहे बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं हों, रो रही हैं, बिलख रही हैं। बाप के आंख में जो है आंसू हैं, क्योंकि बेटे को खो दिया है इन्होंने। सुरेश साहू मात्र 22 साल के थे और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनकी माता जी परिजनों का हाल जानने के बाद हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां बिजली ने एक साथ 7 लोगों की जान ले ली। दिल दहल उठता है बताते हुए। सोचिए, गांव के लोग खाली समय हो तो खेत में बातचीत करते निकल पड़ते हैं, बातचीत करने, हंसी ठिठोली करने लगते हैं। लेकिन इनकी हंसी ठिठोली को आकाशीय बिजली ने चीख चित्कार में बदल दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ और लोग भी मौजूद थे। उन लोगों से भी बात की हमारे सहयोगी ने। चश्मदीदों को सुनाऊंगा, लेकिन आपको मैं कहता हूं ना कि ये एक इमोशनल चैनल है, न रीजनल न नेशनल, ये एक इमोशनल चैनल है। इस दुख में, इस दर्द में विस्तार न्यूज़ का सहयोगी अगर एक बाप के कंधे में हाथ रखकर कह रहा है कि मैं समझ सकता हूं, आप ढाढ़स बांधिए। अगर हम एक न्यूज़ चैनल होने के नाते इतनी तसल्ली और इतनी दिलासा भी दे पा रहे हैं, जो खोया है, जो चला गया है, उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस दुख में शामिल होकर अगर ये कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, अपने आप को संभालिए, उस मां के पास बैठकर एक ढाढ़स दे पा रहे हैं, विस्तार न्यूज़ को बहुत तसल्ली है इस बात की कि हम आपके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ग्राउंड पर जाते हैं, जो हमसे हो सकता है वो करते हैं। इसके अलावा जो खबरें ऐसी आती हैं जिसको दिखाकर, जिसको चलाकर आपका दर्द कम कर सकते हैं, वो सारी कोशिशें हम पिछले 1 अप्रैल से कर रहे हैं। पिछले 1 अप्रैल से कर रहे हैं। जब से विस्तार न्यूज़ की शुरुआत हुई है, प्रबंधन ने केवल यही तय किया है कि लोगों की आवाज बनना है, लोगों के दर्द में शामिल होना है, लोगों की उम्मीद बनना है, उन्हें हक और अधिकार दिलाना है। बहुत दुखद खबर है। जब मैं इस खबर को देख रहा था तो मैं खुद भावुक हो गया। अनमोल तिवारी ने अपने आप को संभाला, लोगों से बातचीत की है। क्या बताया है लोगों ने, ये भी सुन लीजिए। जहां ये घटना हुआ है राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं उसी जगह पर हूं जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ कि ये वही पेड़ है। अचानक बारिश शुरू हुई और आकाशीय बिजली गिरी और उसके चपेट में 7 लोग आ गए और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर आपको चप्पल जोड़ियों में नजर आ रहा होगा। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो खुद इस घटना के
चपेट में आए थे, लेकिन वो स्वस्थ होकर अब जो है गांव लौट गए हैं। 12-15 लोग यहाँ पर बैठे थे, बहुत धूप था तो यहीं पर आराम से बैठे थे। उसके बाद अचानक बूंदाबांदी चालू हुआ, फिर अचानक एक बिजली की तरंग आया और सब तितर बितर होकर गिर पड़े। मेरा करंट पैर में ही लगा है, पैर में थोड़ा सा दर्द था, वो अभी ठीक है। गांव वाले को फिर फोन लगाकर बुलाए, सबके परिजन को बुलाए। 7 लोग को तो लगा, बाकी 4 आदमी को झटका लगा तो 4 आदमी दूर फेंका गए थे, जिसको घायल हो गए और उसके थोड़ा थोड़ा पैर में दर्द है। बालौदा बाजार में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया है। अपनों को खो चुका परिवार गम में डूबा हुआ है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बालौदा बाजार के बाद अब बात रायपुर के अभनपुर की कर लेते हैं। अभनपुर में क्या हुआ वो भी बता देते हैं। रायपुर में एक बहन तीजा मनाने अपने घर आई थी। बहन और उसकी प्यारी सी बच्ची को लेकर भाई बाइक से ससुराल छोड़ने जा रहा था। इसी बीच जोरदार बिजली कड़की और बारिश होने लगी। भाई और बहन एक जगह रुक गए, लेकिन जहां रुके वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। भाई और बहन की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बच्ची की जान बच गई है, लेकिन इस मासूम के सामने माँ और मामा ने जान गंवा दी। अब बात बस्तर संभाग की कर लेते हैं। बस्तर में आकाशीय बिजली ने 3 जवानों की जिंदगी खत्म कर दी। 3 जवानों की जिंदगी खत्म कर दी। दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन ट्रेनिंग कैंप में जवान प्रशिक्षण कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और बारिश के साथ बादल गुजरने लगे और आकाशीय बिजली गिरने से 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि बीजापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक जवान ने अपनी जान गंवा दी। कोरबा के पचपेड़ी गांव में भी 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा के पंतोरा गांव में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। ये तो बात इंसानों की थी जो मैं आपको बता दिया। आकाशीय बिजली ने कई बेजुबानों को भी अपना निशाना बनाया। कांकेर में 2 अलग अलग आकाशीय बिजली गिरने से 35 मवेशियों की मौत हो गई और 5 मवेशी भी घायल हो गए। और ये ज्यादातर हादसे गांव में ही हुए हैं। गांव की बात ही क्यों कर रहा हूं, अब बता देता हूं। भारत में आकाशीय बिजली गिरने से हर साल 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 96% घटनाएं गांव में ही होती। सोचिए, अगर 100% में से 96% घटनाएं गांव में ही हो रही हैं, तो गांव की ही बात करेंगे ना, गांव का ही दिखाएंगे। CROPC के आंकड़े बता रहा हूं आपको। पिछले 5 सालों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना 62% बढ़ी है। साल 2019 में 5,91,838 बार बिजली गिरी। साल 2022 में यह आंकड़ा 9,41,000 के भी पार पहुंच गया। 2021 से 2022 के बीच इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। 2023-24 में अब तक 6 लाख से ज्यादा बार आकाशीय बिजली गिर चुकी है और अभी लगातार ये घटनाएं हो ही रही हैं। सोचिए, साल में 9 लाख से ज्यादा बार आकाशीय बिजली गिरेगी, साल में 2500 से ज्यादा लोगों को ये आकाशीय बिजली मार डालेगी, तो बात नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, विस्तार से करूंगा, आपको सावधान करूंगा और सिर्फ आपसे और अपने सहयोगियों से ही नहीं, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा। सुनिए इस पूरे मामले में मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, सुनाइए। अभी नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी पर डीप डिप्रेशन बना था सुबह, जो दोपहर को आज उड़ीसा पर पूरी पर आ गया है, जिसके कारण और अभी ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, मतलब छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से होते हुए जाएगा। तो पूरे छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। हाँ, बिजली गिरना इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहता है, 10,000 वाट से भी ज़्यादा वोल्ट रहता है। तो ये मतलब बिजली गिरना मतलब जनहानि होती ही है। देखिए, मेरा मकसद है, मेरा प्रयास है, विस्तार न्यूज़ की ये कोशिश है कि आप सुरक्षित रहें। मैं बार बार कहता हूं, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। हर दिन चिंता करते हैं। बतौर न्यूज़ चैनल मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी इतनी परवाह करता हो। हम हर दिन आपसे कहते हैं, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, सावधान रहिए, खुद को बचाइए। अगली खबर क्या है? राजनीति में भस्मासुर की एंट्री। एक तरफ पंकज झा हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, दूसरी तरफ भूपेश बघेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। क्या खबर है?
भस्मासुर की कहानी तो सब जानते हैं। एक ऐसा राक्षस जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन राजनीति में भस्मासुर का क्या काम है भाई? पर आज बताऊंगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भस्मासुर की एंट्री हो गई है। जिसके सिर पर हाथ रखते हैं उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद हो जाता है। अंत में अपने ही सिर पर हाथ रख दिए हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा ने पोस्ट किया है। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा का एक्स पर पोस्ट दिखा देता हूं। पंकज झा साहब लिख रहे हैं, बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल है, यहां विचार विमर्श का स्थान है। 2.5 साल चलने वाले आपके ढाई चाल है, माफ कीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे माफी मांगते हो, 2.5 साल से 2.5 चाल में आना पड़ा। 2.5 चाल चलने वाले आपके वाले भस्मासुर ने बाबा ताम्रध्वज, चौबे, डहरिया, अकबर को निपटाते हुए अंत में राजनांदगांव में जाकर स्वयं के सर पर हाथ रख दिया। मंथरा की तरह कुचक्र रचते रहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेड जनता रहा सहा कुबड़ भी तोड़ देगी। किसके बारे में पंकज झा जी ने लिखा है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे। इस पोस्ट पर बहुत बवाल हो रहा है, लेकिन ये बवाल शुरू कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। चलिए विस्तार से सब कुछ बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से भाजपा के सांसद और विधायक सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। कर्मचारियों की डी बढ़ाने के लिए मतलब महंगाई भत्ता बढ़ा दी जाए। विजय बघेल के बाद बात रायपुर की करते हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट के दाम कम करने के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने डिप्टी सीएम अरुण साव को नगरीय निकायों में सीसीटीवी लगाने की उन्होंने मांग की है। इन 3 पत्रों की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी के आंतरिक गुटबाजी से जोड़कर बीजेपी को घेर रही है और तो और कांग्रेस सरकार के गिरने का दावा भी कर रही है। सुना दीजिए भाई कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं। सरकार में मंत्री रहे, अब वर्तमान में सांसद है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी भरी मीटिंग में कहा। पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद माननीय राजेश मूणत जी ने भी भरी मीटिंग में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल खड़ा किए। मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं, सरकार पक्ष के तमाम सांसद और विधायक और उनके साथी भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। में जो वादे किए थे उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है और सांसद और विधायकगण भी इस सरकार के कार्यों से सशंकित हो गए हैं और महसूस करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है उन लोगों को भी, मुझे कुछ विधायकों से भी भारतीय जनता पार्टी की बात हुई है, एक आध सांसदों से भी बात हुई है। उनका कहना था कि इस तरह से चलेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी और हो सकता है 5 साल के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। इसी राजनीति पर पंकज झा ने भस्मासुर वाली थ्योरी समझा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक जनता के मुद्दों को नहीं उठा सकते या सच में बीजेपी में कुछ गड़बड़ है? इस पर बीजेपी के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए भाई। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, अप्रासंगिक हो गई है और कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए अनावश्यक मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का निर्माण होता है तो एक साथ सभी कंपनियों ने कार्टेल बनाकर जो सीमेंट के रेट में बेतहाशा वृद्धि की है, ये पूरी तरह नाजायज है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी को और जो रेट तय करने वाला संस्थान प्रतिस्पर्धा आयोग है उसको पत्र लिखकर कहा है कि जब बिजली, पानी, किसी चीज़ का भी या मजदूरों का रेट नहीं बढ़ा है तो सीमेंट का रेट बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सब कुछ आपको बता दिया, सब कुछ आपको सुना दिया, लेकिन भस्मासुर की राजनीतिक कहानी के लिए मुझे मृगेंद्र पांडे जी के पास जाना पड़ेगा। मुस्कुराइए नहीं, खबर बताइए अंदर की। देखिए, जो भस्मासुर वाला फार्मूला है पंकज झा ने जो लिखा है
पहले भी लिखते रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए लिखा गया है, क्योंकि जो बाबा या मंत्रियों के नाम लिखे गए पूर्व मंत्रियों के, वो सभी लोग पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए और भूपेश बघेल इस लोकसभा चुनाव में हार गए। मतलब कुल मिला के जो लोग हारे सभी के ऊपर आखिरी में उन्होंने अपने ऊपर हाथ रख लिया, ऐसा कहना है पंकज झा का। और इस तरह के जो पत्र आ रहे हैं उनका भी ये पंकज झा का ये कहना है कि ये पत्र तो आंतरिक है, पॉलिटिकल पार्टीज में बातचीत संवाद होते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं वो भस्मासुर की तरह है, वो अपनी सरकार को गिरा देते हैं, अपने नेताओं को हरा देते हैं। भैया टाइम हो गया। अरे यार, आप बनारसी आदमी हैं, आपसे बात करने लगते हैं तो आप बहुत फिर लंबा खींच देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लंबा खींचने और सुनने के लिए ही आपको जोड़ता हूं। आप खींचते रहिए, मेरी बात बिल्कुल मत मानिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। 852 हो गया है और 852 हो गया है। जाते जाते एक चीज और बता देता हूं, ये देख लीजिए 8282824982, इस पर आप मैसेज भेजते रहिए, हम खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल लेट हो रहा है, इसलिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।